इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक। इससे पहले हमने इस अध्याय की एक वीडियो बनाई है और वह वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। इस वीडियो में आज हम 5.2 जब पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा वह अपने मूल रूप में नहीं रहता से प्रारंभ करते हैं। जब पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन होता है तथा वह मूल रूप में नहीं रहता, तो इसमें हम उदाहरण लेते हैं। जैसे जब लकड़ी को जलाया जाता है तो लकड़ी जो है अपने मूल रूप में नहीं रहती और उसका स्वरूप भी बदल जाता है, कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे कागज़ है, कागज़ को जलाते हैं हम तो कागज़ भी अपने मूल रूप में नहीं रहता और उसका स्वरूप बदल जाता है। मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाते हैं, उसमें से मोम जो है जल जाता है, कुछ मोम पिघल जाता है। तो इस तरह से मोम का जलना जो है एक अलग जो है परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इसमें क्रियाकलाप 5.3 आइए अन्वेषण करें। कांच के 2 गिलास या 2 छोटी पारदर्शी बोतलें लीजिए। इन्हें क और ख से चिन्हित कीजिए। हमने क्या किया है, कांच के 2 गिलास लिए हैं, 2 छोटी पारदर्शी बोतलें ली हैं और क और ख से उनको चिन्हित किया है। चिन्हित गिलास क का 1/4 भाग नल के जल से भरिए और चिन्हित गिलास ख का 1/4 भाग चूने के पानी से भरिए। हमने एक को तो नल के जल से भरना है और एक को चूने के पानी से भरना है। अब भिन्न भिन्न नलियों की सहायता से एक एक करके प्रत्येक गिलास में वायु फूंकते हुए अवलोकन कीजिए। अब अलग अलग नलियों की सहायता से प्रत्येक गिलास में हमें वायु जो है फूंकनी है और उसके रंग का अवलोकन करना है। सावधानी, ध्यान रखिए ऐसा करते समय जल या चूने का पानी आपके मुंह में न आ जाए। हमने सावधानी बरतनी है कि जो चूने का पानी है हमारे मुंह में नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये बालक है, इसने क्या लिया है, ये कांच का गिलास लिया है जो पारदर्शी है और इसमें क्या है, नल का जल लिया है इसने। ये नली है, इस नली के द्वारा यह अपने मुंह से वायु इसके अंदर फूंकता है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है नल के जल में वायु फूंकते हुए। अब इसमें यहाँ पर ये कांच का गिलास है और इसमें चूने का पानी लिया हुआ है, ये नली है यहाँ पर, और इसमें मुंह के द्वारा जो है वायु फूंक रहा है बालक। ये आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या आपको कोई परिवर्तन देखते हैं या आपको कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो इसमें यहाँ पर जैसे मुंह के द्वारा वायु इसके अंदर फूंकी जाएगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या है, जो चूने का पानी है दूधिया बन जाता है। जो चूने का पानी है हमें दूधिया दिखाई देता है। गिलास कै में वायु फूंकने पर बुलबुले बनते हैं और जल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसमें क्या है, भी बुलबुले बनते हैं और जल में कोई भी परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। गिलास ख में वायु फूंकने पर चूने के पानी में बुलबुले बनते हैं और चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसमें यदि हम कुछ समय के लिए इसे स्थिर छोड़ दें तो श्वेत पदार्थ गिलास की तली में बैठने लगता है, जो किसी नए पदार्थ बनने को दर्शाता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर
रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा है, ऐसे परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर। आगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये दो प्रश्न जो हमारे बन जाते हैं। इस परिस्थिति में गिलास में वायु फूंकने पर उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कर नया श्वेत अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज़ है? ये सफ़ेद रंग का पदार्थ है, श्वेत पदार्थ है और पानी में अघुलनशील है। क्या चीज़ है? पानी में अघुलनशील है। पानी में अघुलनशील होने के कारण ये क्या है? नीचे बैठना शुरू कर देता है, जिसके कारण चूने का पानी जो हमें दूधिया दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? दूधिया। इस अभिक्रिया में थोड़ा जल भी बनता है। इस प्रकार नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। जो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? उसमें नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? उसमें नए पदार्थ जो है बनते हैं। इससे आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल के। चूने का पानी है, इसे का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यह श्वेत रंग का अघुलनशील पदार्थ होता है जो कि इसमें तली में बैठ जाता है, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा है, और इसमें थोड़ी मात्रा में जल भी बनता है। इससे आगे है चूने के पानी के दूधिया होने की अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए अब हम अपने रसोई घर में उपस्थित कुछ पदार्थों का उपयोग कर एक अन्य क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 5.4 आइए प्रयोग करें। इसमें परख नली में 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस लीजिए। हम क्या करेंगे? 1 चम्मच सिरका लेंगे या नींबू का रस लेंगे। इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, उसके अंदर मिला देंगे। हम क्या देखते हैं? आपने क्या अवलोकन किया? आप बुदबुदाहट की ध्वनि के साथ गैस के बुलबुले बनते देखेंगे। क्या बनेगा? अभी गैस के बुलबुले बनते हुए हम देखेंगे। अब अगला है चित्र 5.4.3 क में दर्शाए अनुसार इस गैस को एक कन्या परख नली में लिए गए ताज़ा चूने के पानी में प्रवाहित कीजिए। जो गैस उत्पन्न हुई है हम उसको परख नली की सहायता से जो चूने का पानी है उसमें प्रवाहित करेंगे। आपने क्या अवलोकन किया? चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। सिरका और बेकिंग सोडा मिश्रित करने पर बनने वाली गैस के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? भाई सिरका और बेकिंग सोडा है, दोनों को हमने मिलाया, मिलाने से क्या हुआ? गैस बनी। और गैस तो हम क्या उसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उपरोक्त क्रियाकलाप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो इसमें कौन सी गैस है भाई? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस क्रियाकलाप को आप चित्र 5.3 ख में दर्शाए अनुसार परख नली के स्थान पर उपयोग की गई 2 छोटी बोतलों एवं एक नम्य नली की सहायता से भी कर सकते हैं। तो नम्य नली क्या होती है? अभी ऐसी नली जिसको हम मोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये नली दिखाई गई है, ये क्या है? इसको हम क्या कह सकते हैं? नम्य नली कह सकते हैं। नम्य नली का अर्थ है भी एक ऐसी नली जिसको हम मोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है? ये इसमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड दिखाया गया है और इसमें यहाँ पर सिरका और बेकिंग सोडा, ये परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या लिया? सिरका और बेकिंग सोडा लिया और इसमें दिया हमने चूने का पानी। क्या लिया भाई? चूने का पानी। अब दोनों की अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, उत्पन्न होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब में चली जाती है और ये क्या है? इसे चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। इसी प्रयोग को इसके द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। जैसे हमारे घरों में बोतलें होती हैं, हम बोतलें लेते हैं
और ये नम में नली है या ऐसी नली जिसको मोड़ सकते हैं। इसमें यहाँ पर हमने क्या किया, सिरका और बेकिंग सोडा लिया और इन दोनों के मिल से क्या है, इसमें क्या लिया, चूने का पानी लिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस तरह से आपको ये प्रयोग जो है जो हमने अपनी रसोई घर में कर सकते हैं समझ आ गया होगा। क्योंकि इस क्रियाकलाप में नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, अतः हम कह सकते हैं यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कौन सा परिवर्तन है भाई, ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सिरका प्लस बेकिंग सोडा बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अन्य पदार्थ। क्या लिखेंगे, सिरका प्लस बेकिंग सोडा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और अन्य पदार्थ बने इसमें। इस क्रियाकलाप को बेकिंग सोडा तथा जल के साथ में दोहराएं। क्या आप गैस के बुलबुले बनते हुए देखते हैं? क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? हमने इसी प्रयोग को दोबारा दोहराना है, ये बताना है कि भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। इससे आगे है रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाती कुछ अन्य प्रक्रियाएं। तो इसमें कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में भी जो रासायनिक परिवर्तनों को दर्शाती हैं। सबसे पहले क्या है, जंग लगना। क्या चीज़ है, जंग लगना। आपने पूर्व अध्याय धातुओं और अधातुओं का संसार में पढ़ा था कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे पर भूरे रंग का निक्षेप बनता है, जिसे जंग कहा जाता है। तो इसमें लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे पर भूरे रंग का निक्षेप बनता है, इसे क्या कहते हैं, हम जंग कहते हैं। इस प्रकार जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें जंग लगना क्या चीज़ है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले है जंग किसे कहते हैं, जंग की परिभाषा। भाई क्या कहता है, जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहे पर भूरे रंग का निक्षेप बनता है, इसे कहते हैं जंग कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न है, जंग लगना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? इसका उत्तर है जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है जंग लगी हुई लोहे की कीलें। तो इसमें जो लोहे की कीलें हैं इन पर क्या है, जंग लगा हुआ है और इसको यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। आगे है दहन। क्या चीज़ है, दहन। पूर्व अध्याय धातुओं और अधातुओं का संसार में मैग्नीशियम रिबन के जलने वाले क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। क्या आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? हमने क्या किया अभी, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको यहाँ पर जलाया था और जलाने से एक मैग्नीशियम चूर्ण हमें प्राप्त हुआ था। जब मैग्नीशियम चूर्ण प्राप्त हुआ तो एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ हमें। तो हमें ये बताना है भी क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है और पहले वाले पदार्थ को दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अतः मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ इसमें ये चित्र है, चित्र में दिखाया गया है जलती हुई मैग्नीशियम रिबन। तो इसमें इसको मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर जलाया गया है। उसमें जब हमने ये अध्याय 4 पढ़ा था उसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए सावधानियाँ थी। उसमें बताया गया था भी कि इसको दूर रहना चाहिए, आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने अध्यापक की उपस्थिति में इसको करना चाहिए, इन हमें सावधानी का उपयोग करना चाहिए। आगे इसमें है मैग्नीशियम रिबन के जलने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ये समीकरण आ गया हमारे पास में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस उष्मा प्लस में प्रकाश के। मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने जलाया तो हमने क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। उष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि हम देखते हैं ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर चित्र में और साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इसमें ये रासायनिक समीकरण है, हम इसको याद कर सकते हैं, याद करना चाहिए हमें इसको। जब रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है तो दहन कहलाती है। तो इसमें यहाँ पर दहन की परिभाषा है, दहन किसे कहते हैं, वह रासायनिक क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, क्या कहलाती है, दहन कहलाती है।
जिन पदार्थों का दहन होता है वे दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन है दहन किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। लकड़ी, कागज, कपास, मिट्टी का तेल इत्यादि दहनशील पदार्थ हैं। ये दहनशील पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या चीज़ है भाई? दहनशील पदार्थों के उदाहरण लिखिए। हम लिखेंगे लकड़ी, कागज, कपास, मिट्टी का तेल आदि। तो इस तरह से आइए पता लगाएं कि क्या दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो हमने अब ये प्रयोग करके देखना है कि दहन के लिए क्या ऑक्सीजन जरूरी है। इसमें क्रियाकलाप 5.5 आइए अन्वेषण करें। इसमें यहाँ पर ये 2 पेट्री डिश ली गई हैं और इन पर 2 अलग अलग मोमबत्तियाँ जो है जलाई गई हैं। इस मोमबत्ती को वायु के अंदर जलाया गया है तथा इस मोमबत्ती पर गिलास जो उल्टा करके रख दिया गया है। जैसा कि हम देखते हैं तो यह मोमबत्ती जलती रहती है, परंतु यह मोमबत्ती थोड़ी देर के बाद में बुझ जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि इसको तो वायु मिल रही है, परंतु इस मोमबत्ती को वायु मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन गैस होती है और यह गैस जलने में सहायक होती है। इसलिए ऑक्सीजन न मिलने के कारण यह मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि मोमबत्ती को जलने के लिए वायु की या ऑक्सीजन की जरूरत है। इससे आगे यहाँ पर क्रियाकलाप 5.5 आइए अन्वेषण करें। 2 भिन्न भिन्न पेट्री डिशों पर सावधानी पूर्वक 2 समान मोमबत्तियां जलाएं। हमने क्या करना है? 2 समान मोमबत्तियां जलानी है। इनमें से किसी एक को चित्र 5.6 में दर्शाए अनुसार कांच के गिलास से ढकिए। दोनों स्थितियों में मोमबत्ती की लो के साथ क्या होता है? आगे इसमें है, हम अवलोकन करते हैं कि जिस मोमबत्ती को ढका नहीं गया वह जलती रहती है, जबकि जिस मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका गया वह कुछ समय बाद जलना बंद कर देती है। ऐसा क्यों है? इसमें क्या है, जिसको ढका नहीं गया वह जलती रहती है और जिसे ढका गया वह कुछ समय के बाद में जलना बंद कर देती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गिलास से ढकी मोमबत्ती में वायु की निरंतर आपूर्ति नहीं होती। जब हम मोमबत्ती को गिलास से ढक लेते हैं तो क्या है, उसको लगातार वायु नहीं मिल पाती, अतः लो जल्दी बुझ जाती है। वायु का घटक ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। तो जलने के लिए कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। मोमबत्ती के पर पलट कर रखे हुए कांच के गिलास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से इसकी पुष्टि की जा सकती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे कर सकते हो? अब इसमें यहाँ पर था भी एक प्रश्न बन जाता है भी ऑक्सीजन जो है दहन में सहायक है। हम लिखेंगे दहन में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई है जलने से, हमने इसकी पुष्टि करनी है, परीक्षण करना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या कोई और गैस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पेट्री डिश में थोड़ी मात्रा में चूने का पानी डालकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। हम पेट्री डिश में थोड़ा चूने का पानी डाल सकते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण कर सकते हैं। आप अवलोकन करेंगे दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोम से प्राप्त कार्बन और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा बनती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनी? तो इसमें जो मोम है उसको जलाया जाता है। मोम से क्या प्राप्त होता है? कार्बन प्राप्त होता है और वायु के साथ में वो रिएक्शन करता है, वायु की उपस्थिति में जलता है। तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अन्य शब्दों में कहें तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे है विज्ञान एवं समाज। यदि किसी व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाए तो आग बुझाने पर सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्यक्ति के चारों ओर एक कंबल या कोई वस्त्र लपेट दीजिए। इससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो इसमें क्या कहेंगे, वायु का कंबल लपेटने से आग क्यों बुझ जाती है? क्योंकि वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। सावधानी, संश्लेषित रेशों से बने कंबल अथवा किसी अन्य वस्त्र का उपयोग आग बुझाने के लिए कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पिघल सकते हैं और त्वचा से चिपक सकते हैं। इससे आगे रोचक तथ्य है, प्रकृति के आश्चर्य।
आपने संध्या काल में प्रकाश उत्सर्जित करते हुए छोटे कीटों को बगीचों या खेतों में देखा होगा। इन कीटों को जुगनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुगनू कहा जाता है। इनका प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है। जीवों में इस प्रकार की ऊष्मारहित प्रकाश उत्पत्ति को जीव संदीप्ति कहा जाता है। जीव संदीप्ति कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस इसको कहते हैं जीव संदीप्ति। इससे आगे है, यहाँ पर ये जुगनू दिखाए गए हैं और इनमें से जो है हमें प्रकाश दिखाई देता है। क्या वायु की उपस्थिति दहन के लिए अनिवार्य है? हमने ऊपर सीखा कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन आवश्यक है। हम यह भी कह सकते हैं कि कागज एक दहनशील पदार्थ है। तो दहन के लिए क्या चाहिए? दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन। क्या चाहिए भी? दहन के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन। क्वेश्चन बन जाता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? क्या शर्तें हैं? दहनशील पदार्थ होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए। कागज एक दहनशील पदार्थ है, परंतु इसे वायु में इतनी भी देर तक रखा जाए या फिर इसका दहन नहीं होता। दहन प्रारंभ के लिए क्या आवश्यक है? आइए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इसमें कहता है भी जो कागज है एक दहनशील पदार्थ है, परंतु जब इसको वायु में लगातार रखा रहता है तो फिर भी इसका दहन नहीं होता। इसका क्या कारण है? आगे इसमें यहाँ पर है क्रियाकलाप 5.6। आइए जांच करें। यहाँ पर सावधानी है, यह क्रियाकलाप शिक्षक अथवा किसी वयस्क के निर्देशन में कीजिए। चिमटे से कागज के एक टुकड़े को पकड़िए और इसके पास जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यह तेजी से आग पकड़ लेती है। क्या हम यह कह सकते हैं कि दहन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है? कागज का दूसरा टुकड़ा लीजिए। सूर्य की किरणों को आवर्धक लेंस की सहायता से कागज पर केंद्रित कर छोटा और चमकीला बिंदु बनाइए। इसमें चित्र 5.7 के में दर्शाया गया है, जैसा कि इसे कुछ समय के लिए वहीं रखा रहने दीजिए। आप क्या अवलोकन करते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या है भी, एक कागज का टुकड़ा लिया और हमने क्या किया? माचिस की तीली उसके समीप में लाई तो वो जलने लग जाता है, आग पकड़ लेता है। दूसरा क्या किया? एक लेंस लिया, आवर्धक लेंस लिया और सूर्य की किरणों को उस पर फोकस किया हमने। हमें एक छोटा सा बिंदु जो कागज पर प्राप्त होता है, तो उसमें कुछ समय के लिए उसको वहाँ रखा रहने देते हैं। हम क्या देखते हैं? इसमें ये चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में इस आवर्धक लेंस की सहायता से ये कागज के ऊपर जो है एक छोटा सा बिंदु जो है केंद्रित किया गया है। आवर्धक लेंस का उपयोग करके सूर्य की किरणों को केंद्रित करना इस चित्र में यहाँ दर्शाया गया है। हम अवलोकन करते हैं कि कागज से धुआं निकलना आरंभ कर देता है। जैसे ही हम इसको थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर केंद्रित करके रखते हैं, यहाँ जो कागज जो जलना प्रारंभ कर देता है और उससे धुआं जो है निकलना आरंभ कर देता है। कहते हैं भी हम अवलोकन करते हैं कागज से धुआं निकलना आरंभ हो जाता है और यह जलने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी पदार्थ का आग के बिना भी दहन हो सकता है। हम इस परिवर्तन की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? इसमें यहाँ पर ये इसकी प्रारंभिक स्थिति दिखाई गई है और यहाँ पर जो है कागज में आग का लगना दिखाया गया है। कागज पर सूर्य की किरणों को केंद्रित करने से यह गर्म हो जाता है। जो सूर्य की किरणें कागज पर केंद्रित हो जाते हैं, इससे क्या होगा? गर्म होगा। तो इसका कागज का क्या तापमान बढ़ने लग जाता है। कुछ समय पश्चात इतना गर्म हो जाता है कि वह जलने लगता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न है, प्रज्वलन तापमान किसे कहा जाता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रज्वलन तापमान। क्योंकि जलती हुई माचिस की तीली का तापमान कागज के प्रज्वलन ताप से अधिक है, अतः वह तत्काल आग पकड़ लेता है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दहन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना जरूरी है। तो इसमें यहाँ पर किसका होना चाहिए? एक दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ऊष्मा जो ईंधन को उसके प्रज्वलन ताप तक पहुँचाती है। तो इसमें यहाँ पर दहन प्रक्रिया के लिए किन तत्वों का होना अनिवार्य है? प्रश्न है, दहन प्रक्रिया के लिए किन तत्वों का होना अनिवार्य है? नंबर 1 दहनशील पदार्थ, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 क्या है? ऊष्मा जो ईंधन को उसके प्रज्वलन ताप तक पहुंचाती है। तो इसमें यहाँ पर ये
अग्नि त्रिकोण दिया गया है। इसमें ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, उष्मा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो हैं दहन के लिए आवश्यक हैं। इसमें क्या है, अग्नि त्रिकोण। इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, शेष हम इसे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।